नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सैयद मोहम्मद हसन। आप देख रहे हैं हमारा खास शो सूबों के सरदार। शुरुआत करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस खबर से। लखनऊ के एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लोकतंत्र सिर्फ विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पर ही आधारित नहीं है, बल्कि मीडिया की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है और मजबूत है। उन्होंने कहा कि मीडिया जनता की आवाज को सामने लाने, सच को उजागर करने और लोकतंत्र को मजबूत करने में अहम योगदान देता है। स्वतंत्र और जिम्मेदार मीडिया लोकतंत्र की रीढ़ माना जाता है। ये बयान योगी आदित्यनाथ ने दिया। आइए उनके इस बयान को सुनते हैं। स्वाभाविक रूप से जब हम हिंदी पत्रकारिता की बात करते हैं तो इसका अपना एक इतिहास है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी पत्रकारिता को एक राष्ट्रीय स्वर देकर के एक नई ऊंचाई दी थी। हर व्यक्ति उनका स्मरण करता है। भारत की आजादी के आंदोलन में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हर उस भारतीय की जवान पर हैं जो भारत की आजादी का समर्थक रहा है। और उस समय तिलक जी की लेखनी ने, उनकी पत्रकारिता ने भारत की आजादी को एक नई दिशा दी थी। कालांतर में भारत की आजादी के महानायक के रूप में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इसी पत्रकारिता को इस आंदोलन का आधार बनाते हैं। कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी ने इसी पत्रकारिता को देश की स्वाधीनता और सामाजिक न्याय का आधार बनाने का कार्य किया था। एक लंबी श्रृंखला है हिंदी पत्रकारिता की, जिन्होंने केवल अपने आप को लेखनी तक सीमित नहीं रखा है, जीवन के अलग अलग क्षेत्र में समाज की आवाज को एक नई ऊंचाई देने का काम किया। याद करिए 1975 में जब भारत के लोकतंत्र का गला घोंटने का प्रयास हुआ था, तब भी पत्रकारिता ने अनेक ऐसे मूर्धन्य और क्रांति को स्वर देने वाले संपादक भी और रिपोर्टर भी दिए, जिन्होंने देश के लोकतंत्र के गले को घोंटने नहीं दिया था। भारत में लोकतंत्र की बहाली के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए उस समय आगे आकर के अपना योगदान दिया। अगर हम इस पूरी श्रृंखला को देखते हैं तो हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि लोकतंत्र का जो आधार है वह केवल विधायिका, न्यायपालिका या कार्यपालिका ही नहीं है। मीडिया की भी उसमें उतनी ही सशक्त भूमिका है। स्वाभाविक रूप से आगे मीडिया की बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संवेदनशील और सकारात्मक रिपोर्टिंग लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। इससे मीडिया के स्तर में सुधार होता है और जनता का भरोसा भी बढ़ता है। उन्होंने कहा कि मीडिया की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सच को बिना भटकाव के सामने लाना है। जब पत्रकारिता जवाबदेही और जिम्मेदारी के साथ की जाती है तो ये लोकतंत्र को और अधिक विश्वसनीय और सशक्त बनाती है। मीडिया की भूमिका आज के परिप्रेक्ष्य में, जब टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट हो चुकी है, डीप फेक का खतरा हरेक के ऊपर मंडरा रहा है, तब फेक न्यूज का क्या होगा। और मैं बहुत बार ये नहीं समझ पाता हूं कि अपनी रिपोर्टिंग को एक
सनसनी पैदा करने का आधार बनाने की बजाय उसको अगर हम संवेदनशील बना करके सकारात्मक रुख देते तो उससे बहुत सारी जगहों पर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं खड़ी होती। आप देखो ना, सनसनी पैदा करने वाली न्यूज हो सकता है तात्कालिक रूप से व्यक्ति को, रिपोर्टर को या किसी समाचार पत्र को या किसी मीडिया ग्रुप को तात्कालिक लाभ दे दे, लेकिन जब वही फेक निकलती है तो उसको कटघरे में भी खड़ा होना होता है। और मैं अक्सर इस बात को देखता हूं और हम लोग उसलिए अलर्ट भी रहते हैं पहले से ही, क्योंकि हर 10 से 15 मिनट के अंदर हम लोग इन चीजों को देखते हैं कहां पे क्या कुछ चल रहा है। हर एक जगह हमें देखना होता है, क्योंकि आज के समय में अगर एक भी सनसनी न्यूज या रिपोर्टिंग कहां पे आग लगा दे, कहां पे क्या कुछ कर ले, कोई भरोसा नहीं है। जब एक बार आग लग गई तो फिर उसको बुझाने में समय लगता है। हम लोग आज के दिन पे इस बात को कतई तैयार नहीं है कि यूपी में फिर से कर्फ्यू लगे, यूपी में दंगों की शुरुआत हो, यूपी में किसी प्रकार की अराजकता की छूट किसी को दी जाए। और इन सब चीजों के लिए हमें पहले से तैयार रहना पड़ता है। और इसलिए हम बार बार इस बारे में कहते हैं कि एक संवेदनशील और सकारात्मक रिपोर्टिंग मीडिया के स्तर को और लोकतंत्र के प्रति उनकी जवाबदेही और जिम्मेदारी को और भी विश्वसनीय बनाता है। और उन स्थितियों में मैं अमर उजाला परिवार को इस बारे में 78 वर्ष की इस यात्रा के लिए हृदय से बधाई देता हूं कि उन्होंने उस विश्वसनीयता पर खरा उतरने का प्रयास किया है और वर्तमान की चुनौतियों के साथ अपने आप को तैयार किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि सड़कें जनता के आवागमन के लिए हैं, न कि किसी तरह के प्रदर्शन या जाम के लिए। कानून सबके लिए समान है और अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पहले समझाइश और फिर कार्रवाई होगी। ये बयान उनका सुनिए। लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। और ये चाहिए आपको कि अगर आपको सिस्टम के साथ रहना है तो याद करना, हम उन नियम और कानून को मानना शुरू करें। कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए एक आम नागरिक के, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। सरकार का नियम सार्वभौम है, सबके लिए समान रूप से लागू होता है। हमने सबको कहा, हमने कभी नहीं चलने देंगे, अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना। आप संवाद से मानेंगे, संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ आजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत। इसलिए सरकार उन सिस्टम के साथ पूरी व्यवस्था को जोड़ना चाहती है। लोग अब बात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए कहा कि बीते 2 वर्षों में राज्य के 2 बच्चों के लिए
शिक्षा का बेहतर वातावरण तैयार किया जा रहा है। बच्चों के लिए शिक्षा का बेहतर वातावरण मध्य प्रदेश में तैयार किया जा रहा है। सर्व सुविधा युक्त विद्यालयों का निर्माण हो रहा है और युगानुकूल पाठ्यक्रम लागू किए जा रहे हैं। संदीपनी विद्यालय उत्कृष्ट शिक्षा मॉडल के रूप में सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में संचालित लगभग 370 सांदीपनी विद्यालय बच्चों के भविष्य को न सिर्फ संवार रहे हैं, बल्कि उनके सपनों को नई उड़ान भी दे रहे हैं। आधुनिक प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर लैब, आर्ट एवं क्राफ्ट रूम, म्यूजिक रूम, समृद्ध लाइब्रेरी और खेल मैदान जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ये विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हमारे सांदीपनी विद्यालयों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। वर्ष 2024 में सांदीपनी बिनोबा विद्यालय रतलाम ने नवाचार श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय संस्था T4 एजुकेशन का प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। इसी तरह सांदीपनी विद्यालय झाबुआ सपोर्टिंग हेल्दी लाइफ श्रेणी में विश्व के प्रथम 10 विद्यालयों में चयनित हुआ है। वहीं वर्ष 2025 में इंदौर के सांदीपनी मालव कन्या विद्यालय ने FICCI का राष्ट्रीय स्तर का एक्सीलेंस स्कूल अवार्ड प्राप्त किया है। ये उपलब्धियां साबित करती हैं कि सही मार्गदर्शन, आधुनिक संसाधन और निरंतर प्रयास से हर बच्चा उत्कृष्टता हासिल कर सकता है। इसी उत्कृष्ट शैक्षणिक वातावरण का परिणाम है कि MP बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षाओं में सांदीपनी विद्यालयों के 58 विद्यार्थियों ने राज्य स्तरीय मेरिट सूची में स्थान बनाया है। पिछले 4 वर्षों में 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणामों में 20 से 28% तक की बढ़ोतरी हुई है। सांदीपनी विद्यालय आज केवल स्कूल नहीं, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का एक सशक्त मॉडल बन चुके हैं। बेहतर शिक्षा, उज्जवल भविष्य, मध्य प्रदेश सरकार का संकल्प। भोपाल में आयोजित उन्मुखीकरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नवनियुक्त निगम मंडल बोर्ड आयोग और प्राधिकरण के पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सभी को सुशासन, जनता की सेवा और कल्याण के लक्ष्य को पूरा करना है। सीएम ने कहा कि सरकार का ध्येय सच्चा वादा पक्का काम है और जनता के जीवन में खुशहाली लाना उनकी प्राथमिकता है। चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की। बैठक में राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों और विकास कार्यों पर चर्चा की गई। सरकार ने जनहित और प्रशासनिक सुधारों पर जोर दिया। ये बैठक राज्य की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नक्सलवाद अब समाप्ति की ओर है और देश इस चुनौती से काफी हद तक मुक्त हो चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार का अगला लक्ष्य बस्तर का समग्र विकास करना है, ताकि ये क्षेत्र भी देश के अन्य विकसित राज्यों के बराबर आ सके।
शाह ने जोर दिया कि बस्तर में शांति, सुरक्षा और विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। केंद्र सरकार क्षेत्र में बुनियादी ढांचे, शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाकर लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध है। 2047 तक पूर्ण विकसित भारत का एक संकल्प देश की जनता के सामने रखा है। मगर मैं आज स्पष्ट कह देना चाहता हूं, विकसित बस्तर के बगैर विकसित भारत का संकल्प अधूरा है। और मैं विश्वास से बस्तर वालों को कहकर जाता हूं, नक्सलवाद अब समाप्त हो गया है। छत्तीसगढ़ सरकार और भारत सरकार की जिम्मेदारी है, आपका नुकसान जो 50 साल में हुआ है उसकी भरपाई हम तेजी के साथ यही 3-4 साल में कर आपको बाकी के देश के समकक्ष लाकर विकसित बस्तर का संकल्प हम पूरा करेंगे। और जब तक बस्तर विकसित नहीं होता, हमारा ये अभियान पूरा नहीं माना जाएगा। ये हमारा संकल्प। अमित शाह ने आगे कहा कि वे आश्वस्त करते हैं कि बस्तर देश के सभी जनजातीय क्षेत्रों में सबसे विकसित क्षेत्र बनेगा। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य आदिवासी क्षेत्रों में तेजी से विकास, बेहतर बुनियादी ढांचा और रोजगार के अवसर बढ़ाना है। केंद्र सरकार बस्तर को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, तैयार है। यहीं से आपका 370 योजनाओं का काम ऑनलाइन एक साथ बन जाएगा। राशन कार्ड लेना है वहीं से होगा, आधार बनाना है वहीं से होगा, सस्ता अनाज नहीं मिलता है वहीं कंप्लेन ली जाएगी, आपका बैंक का अकाउंट वहीं से ऑपरेट होगा, स्वास्थ्य की सेवाएं वहीं से उपलब्ध हो जाएगी, वहीं पर आपका बनने वाली डेयरी का मिल्क कलेक्शन सेंटर बन जाएगा, वहीं पर से आपको आपकी खेती अच्छी करने के लिए कृषि विभाग का मार्गदर्शन मिलेगा, वहीं पर एक छोटी सी प्राथमिक स्कूल बन जाएगी, वहीं पर कौशल विकास केंद्र बनेगा जो ग्रामीणों की रोजगारी का केंद्र बनेगा, और वहीं पर प्रौढ़ शिक्षा का काम भी हम वहीं पर शुरू करेंगे। आने वाले दिनों में 3 माह के अंदर एनआईडी के सहयोग से हम इसका पूरा नक्शा तैयार कर एक कंप्लीट डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट शहीद वीर गुंडाधुर के नाम से, शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा के नाम से जमीन पर उतारने का काम करेंगे। और इसी से माओवादियों के समर्थक सभी बुद्धिजीवियों को संदेश मिलेगा। माओवाद इसलिए नहीं फैला था कि यहां विकास नहीं था, यहां विकास नहीं था, इसका कारण ही हथियारी नक्सल अभियान था। अब हथियारी नक्सल अभियान समाप्त हो गया है। मैं आज आपको विश्वास के साथ कहकर जाता हूं, पूरे देश के सभी आदिवासी संभागों में मेरा बस्तर सबसे विकसित आदिवासी संभाग बनेगा, इसमें किसी को संशय रखने। अमित शाह ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह संदेश दिया है कि नक्सलवाद समाप्त हो गया है, लेकिन हमें संतुष्ट नहीं होना है। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद पूरी तरह खत्म माना तब जाएगा जब अगले 5 वर्षों में इसके कारण हुए नुकसान की भरपाई कर गांव के लोगों को जीवंत और सशक्त आदिवासी समुदायों में बदला जाएगा। शाह ने कहा कि डेयरी सेक्टर और वन उत्पाद मिलाकर रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बस्तर में असली आजादी का सूर्योदय 31 मार्च 2026 के बाद हुआ है और सरकार विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सम्माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी आग्रह रखा है कि नक्सलवाद समाप्त हो गया ऐसा मानकर चैन की नींद नहीं सोना है।
नक्सलवाद तभी समाप्त माना जाएगा जब नक्सलवाद ने जो नुकसान किया है वो हम 5 साल के अंदर भरपाई कर कर इस सभी गांवों को हमारे ऊर्जावान आदिवासी गांवों में बदले। और इसके लिए हमने बस्तर ओलंपिक आदिवासियों के खेल को बढ़ावा देने के लिए और बस्तर पंडुम आदिवासी साहित्य, भाषा, संगीत, कला, नृत्य, अलग अलग प्रकार के विविध पकवान, इसको विश्व प्रसिद्ध करने के लिए बस्तर पंडुम, ये 2 कंसेप्ट हमने शुरू किए हैं। जैसे मैंने डेयरी की बात करी, इसी तरह आपके लिए बनाई एक राष्ट्रीय स्तर की कोऑपरेटिव के माध्यम से वनोपज का भी अच्छे तरीके से पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग तीनों करने का हमने संकल्प लिया है। और मैं मानता हूं कि डेयरी और वन उपज ये दोनों मिलकर यहां पर रोजगारी का एक नया युग शुरू करेंगे। मित्रों, जब गांव में बिजली आती, अभी बहन कह रही थी हमारे गांव में बिजली आ गई है, हमारे गांव में शुद्ध पीने का पानी आ गया है और मुफ्त चावल मिल रहा है, तब आपके जीवन के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। अब धान उगाइएगा जरूर, मगर वो धान आपका सरकार 3100 रुपया से खरीद लेगी, आपके खाने का चावल सरकार मुफ्त में देगी। तो धान का पैसा आपके बच्चों के विकास के लिए बच जाएगा, डेयरी का पैसा आपके बच्चों के विकास के लिए बच जाएगा और वन उपज का पैसा भी आपके बच्चों के विकास से बच जाएगा। सरकार ने आरक्षण की व्यवस्था की है आदिवासी भाइयों बहनों के लिए। कहीं पर भी नौकरी की एडवर्टाइज निकलती है तो 15% आरक्षण आपके लिए सुनिश्चित है। एक बार बच्चे को पढ़ा लिए तो उसको सरकारी नौकरी भी मिलेगी और उद्योगों में भी नौकरी मिलेगी। मैं मानता हूं कि यही दिन के लिए शहीद वीर गुंडाधुर ने ये विद्रोह किया होगा, ये आजादी का आंदोलन चलाया होगा और आज उनकी ही भूमि को इसीलिए पसंद किया गया है कि आजादी देश भर में तो 77-78 साल पहले आ गई, मगर हमारे बस्तर में 31 मार्च 2026 के बाद आजादी का सूर्योदय हुआ है। और मैं आज विश्वास दिलाकर चाहता हूं, ये जो देरी हुई है उसका पूरा नुकसान हम बहुत जल्दी भरपाई करेंगे और यहाँ के क्षेत्र के लोगों के विकास के लिए भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मेरा आप सबसे एक ही निवेदन है, ढेर सारे लोग आएंगे, अलग अलग प्रकार की बातें करेंगे। विकास को रोकना कभी विकास को लाता नहीं है। विकास को हम गति देंगे तो ही विकास का फायदा हम तक पहुंचेगा। ये बात हमें समझनी भी पड़ेगी और समझानी भी पड़ेगी। अंत में फिर से एक बार गांव के सभी आदिवासी भाइयों को मन पूर्वक बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आज आपके गांव से जो शुरुआत हुई है, ये पूरे बस्तर में 70 कैंप जब ऐसे बन जाएंगे, ये हमारे लिए एक नया आजादी का भी दिन होगा और सूर्योदय का भी दिन होगा। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जोहार, प्रणाम, नमस्कार। छत्तीसगढ़ के बस्तर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि जहां कभी गोलियों और हिंसा की आवाजें सुनाई देती थीं, वहां अब स्कूलों की घंटियां बज रही हैं। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में अस्पताल खुल रहे हैं और राशन दुकानें भी स्थापित हो चुकी हैं।
सीएम ने विपक्ष के उस आरोप को भी खारिज किया जिसमें कहा गया था कि नक्सलवाद समाप्ति केवल उद्योगपतियों के हित में है। उन्होंने कहा कि सरकार का असली लक्ष्य कृषि को बढ़ावा देना है क्योंकि यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है और लोग मेहनती हैं। साथ ही उन्होंने 2000 करोड़ की सिंचाई परियोजनाओं का भी उल्लेख किया। का काम भी वहां पर शुरू किए। नियत नेला नार योजना, आपका सुंदर गांव योजना हम लोग शुरू किए और जैसे जैसे सुरक्षा कैंप खुलते गए वैसे वैसे सुरक्षा कैंप का कार्य क्षेत्र होता गया और वहां पर हम लोग नियत नेला नार योजना के माध्यम से प्रदेश सरकार की योजना को वहां पर पहुंचाते गए। वहां पर सड़कें बनना शुरू हुआ, बिजली पहुंचनी शुरू हुई, घरों में पानी पहुंचाना शुरू किए। जहां कभी खाली गोलीबारी की भाषा आवाज सुनाई देती थी वहां पर स्कूल की घंटी बजने लगी, अस्पताल वहां पर खुलने लगा, राशन के दुकान खुले। जब हम वहां पर जाते थे तो लोग बताते थे कि राशन के लिए 3-3 दिन उनको लगता था, इतना दूर राशन का दुकान खुलने नहीं देते थे। लेकिन अब नक्सल मुक्त हमारा ये छत्तीसगढ़ हुआ है तो उसी गांव में आज राशन भी लोगों को मिल रहा है। तो आज ये सब काम नक्सल मुक्त होने के बाद हुआ है। आज नियत नेला नार योजना के माध्यम से प्रदेश के 525 गांव से ज्यादा गांव में आज हम लोग सरकार की योजनाओं को सड़क, बिजली, पानी, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड सब पहुंचाने में सफल हुए हैं। और ये जो विपक्ष के लोग एक नैरेटिव बनाते हैं कि यहाँ नक्सलवाद इसलिए समाप्त कर रहे हैं कि यहाँ पर उद्योगपतियों को बैठाना है, तो आज पूरे समाज के लोग भी आए हैं और माननीय गृह मंत्री जी भी उपस्थित थे। उनके आशीर्वाद से मैं बोल रहा हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका ये नैरेटिव बनाना बिल्कुल असत्य है। यहाँ पर हम लोग इस क्षेत्र में यहाँ पर कृषि को बढ़ाने वाले हैं, काहे कि यहाँ की मिट्टी उर्वरा शक्ति से भरपूर है, यहाँ के लोग मेहनतकश हैं और इसलिए अभी हम लोग 2 बड़ा सिंचाई का परियोजना मटनार और देउर गांव 2000 करोड़ का सिंचाई योजना यहाँ पर स्वीकृत किए हैं, जिससे करीब 80,000 एकड़ में सिंचाई होने वाला है। सूबों के सरदार में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक देखते रहिए 4 टीवी न्यूज।